सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। पाकिस्तान में अब महंगाई पर बात करना एक मामूल की बात है और सबका जहन बन चुका है कि अब हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होगा, कमी का तो सवाल ही नहीं है। और कहीं पर भी हमें कोई ऐसे ऐलानात या इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। ऑटो पे लगी हुई हर चीज़ें, खाने पीने की अशिया, जिसकी कीमतें बढ़ानी है, जिसको बढ़ानी है बढ़ा ले, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो रही है, जिनकी जिम्मेदारी है इन प्राइजेस के ऊपर रोक टोक, वो दुकानदारों को चालान कर रहे हैं और भारी जुर्माने आयद कर रहे हैं और पैसे जेबें भर रहे हैं, पैसे उनसे ले रहे हैं। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत के जो वज़रा हैं, इमरान खान साहब फरमाते हैं, शौकत तरीन साहब फरमाते हैं, असद उमर साहब फरमाते हैं, फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं महंगाई कम होगी, महंगाई कम हो रही है, महंगाई और कम हो जाएगी। पाकिस्तान के 3 सूबे और वफाक यानी कि कैपिटल अपनी जगह पे, सिंध के अंदर मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का ये जो सूबा है कराची जिसका शहर है, यहाँ पर वफाक का कोई अमल दखल नहीं है, कोई मामला नहीं है। यहाँ पे लोगों की ज़हनी अजियत महंगाई के हवाले से डिफरेंट है। वफाक में, पंजाब में, केपी में महंगाई की जो अजाब है, आसाब पर जो सवार एक प्रेशर है, उसमें फ़र्क है। और कराची में, सिंध में बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ डिफरेंट किस्म के तरीके के डिप्रेशन और प्रेशर जो हैं वो बिल्डअप हो रहे हैं। यहाँ पे सरकारी सतह के ऊपर एक सिनेरियो है जो 14 साल से चल रहा है, नौकरियां ना मिलना, काम ना करना, कचरा ना उठना, पानी ना मिलना, सफाई ना होना, सड़कें टूटी रहना, बसें ना चलना, ट्रेनें ना चलना, एक अलग किस्म का अजाब है जो पाकिस्तान के दीगर शहरों में नहीं है। इस सारे तनाजुर में खुदकुशियाँ पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये खुदकुशियाँ ऐसे मनाजिर देखने को मिले हैं जो दिल दहला दें। वो चूंकि जिस प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ वो लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, पिंडी के लोगों को नहीं है, क्योंकि वहाँ गवर्नेंस मैनेजमेंट सिनेरियो डिफरेंट है, ब्यूरोक्रेसी और तरीके से लोगों को डील कर रही है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट कुछ करता है तो वहाँ पे डंडा पड़ता है। कराची सिंध के अंदर सूरत हाल नहीं है, ना बस चल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना ट्रेन मिल रही है, ना सफाई हो रही है, ना कचरा उठ रहा है, ना नौकरी मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ जवान जाता है एक मॉल पे और 3rd फ्लोर से जंप लगाता है और अपनी जान दे देता है। और एक ऐसा सहाफ़ी जो कोशिश करता है मुझे नौकरी मिले और फिर वो सच्चाई से एक रोजगार की तरफ बढ़ता है, रक्षा चलाता है, और रक्षा चलाते चलाते भी वो आधे से ज़्यादा लोगों से किराया नहीं लेता। पढ़ा लिखा नौजवान इसलिए नहीं लेता कि इतनी गुर्बत है, आपके पास पैसे नहीं है, मैं आपसे किराया क्या लूँ, और फिर वो कर्जों के बोझ तले दबते दबते अपनी जान दे देता है। इस सारे तनाजुर में पाकिस्तान के 3 सूबे और कैपिटल का सिनेरियो अलग है, कराची का, सिंध का सूरत हाल बिल्कुल अलग है, जिस तरह मैंने आपके सामने बयान की। और डिप्रेशन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हुकूमत बिल्कुल रिलैक्स है, सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल रिलैक्स है, कोई मसला नहीं है। पहले आपकी बारी थी, अब हमारी बारी है, आप बर्दाश्त करें। पहले किसकी बारी थी? पहले मुशर्रफ साहब की बारी थी, उनके दौर के अंदर जो कुछ हुआ, अब हमारी बारी, हम बर्दाश्त करें। नैरेटिव बहुत डिफरेंट किस्म के हैं। आम आदमी के मसाइल को ना वफाक एड्रेस करना चाह रही है, हो रहा है, ना सिंध गवर्नमेंट करना चाह रही है। अब इस सारे सिनेरियो में जब भी क्राइसिस आते हैं तो हमें फलाही इदारे नज़र आ जाते हैं। हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं जो मुफ्त खाना खिलाते हैं, जो कपड़े देते हैं सर्दी आ जाती है, जो लिहाफ देना शुरू कर देते हैं, बेरोज़गार को मोटरसाइकिल देना शुरू कर देते हैं, बच्चों की शादियाँ होती हैं जहेज़ देना शुरू कर देते हैं, वो बुजुर्गान के लिए ओल्ड एज होम बनाना शुरू कर देते हैं। वो हर मसले का हल ले आते हैं और लोगों को सुकून हो जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये इदारे कितना करेंगे? इस वक्त पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि बहुत अहम शख्सियत है, हर मसले पर फ़ौरन एक्शन करते हैं। आज फिर मैंने उन्हें दावत दी है। मसाइल ज़्यादा हैं, उनके एक्शन ज़्यादा हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन हम जहाँ किस साइड पर रहें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब, JDC के रूह रवा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र। मैंने बहुत लंबा इब्तिदाइया बताया। बहुत सारे लोग, चूँकि मैं ट्रैवल करता हूँ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के दरमियान, मुसलसल सिनेरियो डिफरेंट हैं। ऐसे ही वहाँ के लोग कुछ और दबाव का शिकार है, यहाँ के लोग तो कुचले जा रहे हैं डेली। आप क्या देख रहे हैं? आपके पास किस तरह के मसाइल आ रहे हैं? खुदकुशियों में इजाफा, मेरे पास रिपोर्ट आई, मैं रिपोर्ट पढ़ के नहीं सुना सकता कि कितना % ज़्यादा खुदकुशियों का रेट हुआ है। ये डेटा WHO का है, मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हो सकता है बाद आगे बढ़े तो बताऊं। क्या आप देख रहे हैं आपके पास जो लोग आ रहे हैं? फैसल भाई, मैं तो ये देख रहा हूँ कराची में जो लोग रहते हैं उसमें मैं समझता हूँ 98% ऐसे लोग हैं
कि जिनकी ना कोई ज़रई अराज़ियाँ हैं, जिनके ना बाप दादा के खेत हैं कि जहाँ से उनके पास फसल कटेगी तो पैसा आ जाएगा, ये सब हैंड टू माउथ लोग हैं। चाहे वो किसी कंपनी में बैठा हुआ जीएम है प्राइवेट कंपनी में, चाहे किसी कंपनी में सीईओ है या उस कंपनी का एक क्लर्क है। अब जब कोविड के बाद से आधे से ज़्यादा लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया और जो 40 साल से रूल कराची के ऊपर लगा हुआ है कि कराची में पैदा होने वाले किसी भी शख्स को, चाहे उसकी कोई भी ज़बान हो, अगर उसके डोमिसाइल पे लफ्ज़ कराची शहरी लिख दिया गया है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो जो अगर कोई मखसूस कोटा होगा उसके तहत मिलेगी। जो जॉब आती है उसके बाद क्लियर लिखा होता है कराची का नौजवान तो अप्लाई ना करे। अच्छा, ये महरूमियाँ बढ़ते बढ़ते महंगाई बढ़ते लोगों ने अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखा। लोग 30-30 हज़ार रुपये में, 40-40 हज़ार रुपये में जैसे तैसे लोगों ने अपने रिटायर्ड वालिदैन को, बुजुर्ग वालिद को बैठा दिया है, किसी ने डिस्पेंसरी में बैठा दिया है, किसी ने मेडिकल स्टोर में बैठा दिया है, किसी ने किसी केबिन खोल के बैठा दिया कि अब्बा आप यहाँ बैठे हैं, शायद 5-7 हज़ार रुपये आप भी महीने का ले आएँ तो हमारा कर्जा जो हमने इस महीने किसी से 15 हज़ार रुपये लेना है वो कम हो जाएगा। आप किसी भी रिक्शा ड्राइवर को दूर से खड़े होकर मॉनिटर कर लें, आप दंग रह जाएंगे। आप देखेंगे पैंट शर्ट पहना हुआ एक बुजुर्ग आदमी है, वो रिक्शे में उदास बैठा हुआ है, टेंशन बैठा है। आपका जिस स्टॉप पे दिल चाहे आप देख लें वो उदास ही मिलेगा। वो उसके अंदर आपको करंट नजर नहीं आएगा कि वो गर्म जोशी से अपना रक्षा साफ कर रहा हो और आने जाने वाले से पूछ रहा हो कि बहन कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है, आ जाए रक्षा खाली, ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। लोग इतना डिप्रेशन का शिकार हैं। मैं समझता हूँ ये खुदकुशी का जो रेशो आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो डरावनी कहानियाँ हैं, जब मैं उनके घर भी पहुँचा था, ये जो आपके मीडिया के आदमी थे जो रक्षा चला रहे थे, आप यकीन जाने मैंने वहाँ पर भी यही मंजर देखा था कि बच्चे शदीद सर्दी में बगैर कपड़ों के नंगे सो रहे थे, और उन बच्चों को ये बात पता ही नहीं थी कि जब हम सुबह उठेंगे लोग मोहल्ले वाले आएंगे, हमारे लिए नाश्ता खाना लाएंगे और बताएंगे अब आपके नाम में एक लफ्ज़ का इजाफा हो गया कि आप आज से यतीम हो गए। 6 बच्चे, घर में खाना नहीं, फुटपाथों से खाना लेकर आ रहा था वालिद, लेकिन जिसका कर्जा था उसने इतना प्रेशर दिया कि 70 हज़ार रुपये के लिए उसने खुदकुशी कर ली। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ 70 करोड़ रुपए ले लें कोई भी शख्स, या ये हमारे जो हुक्मरान है, उस बंदे को दोबारा जिंदा कर दें। 70 हज़ार की औकात क्या थी कि उस शख्स ने उस 70 हज़ार के लिए बीवी का दुपट्टा निकाला अलमारी से, पंखे वाली जगह पे उसको बांधा, उसके बाद कितना हौसला था उसके अंदर कि अपने बच्चों को पहले नीचे भेज चुका था, बेगम को बोला तुम आराम कर लो, और उसके बाद वहां लटक गया और मर गया। यानी कोई ऑप्शन ही नहीं है जवान आदमी के पास। अच्छा, जवान भी वो नहीं कि कोई आम आदमी हो कि जिसके ताल्लुकात हो, मीडिया का आदमी कि जिसके लिंक हो, जिसके रेफरेंस हो, लोगों से मिलना जुलना। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, जहां तमाम इंडस्ट्रीज ने अपने लोगों को फारिग किया, वहीं मीडिया ने भी हजारों लोगों को फारिग किया, और उन हजारों लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। वो दूध नहीं बेच सकते मोटरसाइकिलों के ऊपर, हाँ वो लोगों के घरों पे लोग, पढ़ा लिखा मास्टर्स लड़का इस वक्त कराची में निहारी, दाल सब्जियां पका हुआ खाना बाइकों पे रख के लोगों के घरों में पहुंचा रहा है, और उसकी वो बीवी जो ये सोच कर आई थी, जिसकी शादी इस बुनियाद पर हुई थी कि मेरी जिस मास्टर्स लड़के से शादी हो रही है, उसके बाप ने ये सोच के रुखसत किया था कि ये शायद 6 साल बाद अपनी जाती कार में घूमेंगे। अब वो लड़की घर के अंदर खाना तैयार करती है, वो आदमी अपने फेसबुक पे डालता है कि आज के खाने का मेन्यू है दाल, वो 30 रुपए की प्लेट है, सालन 90 रुपए की प्लेट है। फिर लोग फोन करते हैं, अच्छा लाएं एक प्लेट पहले मेरे घर पे हम टेस्ट करेंगे, अच्छा होगा तो फिर 4 प्लेट आपसे लेंगे। ये मास्टर्स लोगों के साथ हो रहा है। कोई नौकरी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, इसके ऊपर हुकूमत बात करने को तैयार नहीं है। आप किसी मिनिस्टर को फोन कर लें, कोई बात करने आपसे कोई बात इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा कि भाई बेरोजगारी कितनी है। आप मेरे साथ सड़क पे चलें, आप जिस बाइक पे जाने वाले राइडर को बोलेंगे मैं हाथ देकर रोकूंगा, हम उससे पूछेंगे क्या जाहिल हो, आप सुन लिएगा, वो अपनी डिग्रियां आपको बताएगा कितनी। अच्छा, अब ये जो मंजरनामा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, प्रेशर, डिप्रेशन, सूरत हाल डिफरेंट है। हम पूरे पाकिस्तान को एक तरह नहीं गिन सकते। इस्लामाबाद में, लाहौर में, रावलपिंडी में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, पेशावर में, कोयटा में महंगाई है, कराची में भी महंगाई है, हैदराबाद में भी है, सक्खर में भी है, लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन की सूरत हाल अलग है। गवर्नेंस मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें हल हो रही हैं 3 सूबों के अंदर। सिंध में ये सूरत हाल इस तरह नहीं है जिस तरह जफर अब्बास भी बता रहे हैं, और ये मैं आपको ग्राउंड की रियलिटीज़ बता रहा हूँ। लेकिन दोनों साइड के जो वुज़रा हैं उनके बहुत खूबसूरत जुमले हैं। हम नासिर हुसैन शाह साहब की बात करें, सईद गनी साहब की बात करें, मुराद अली शाह साहब की बात करें, मुर्तज़ा वहाब की बात करें, और किसी सिंध के वजीर की बात करें, उनका नैरेटिव, उनकी बातचीत अलग होगी। ऐसे ही वफाक में इमरान खान साहब की बात करें, असद उमर साहब, शौकत तरीन साहब, फवाद चौधरी साहब, ABC और वज़रा के नाम ले, उनकी महंगाई के हवाले से सिनेरियो अलग है। नौजवान अपनी जानें दे रहे हैं, बिल्डिंग से कूद रहे हैं, अपने आप को, अपने बच्चों को देखते हुए फांसी पर लटक रहे हैं, अपने आप को फंदे से लटका रहे हैं। अच्छा, जाहिर है कि ये बार बार हम दोहरा भी नहीं सकते, वो फिगर जो है वो दुनिया भर के अंदर ड्यूरिंग कोविड, दुनिया भर के अंदर कोविड के दौरान
खुदकुशियों की जो तादाद है उसमें इतना इजाफा हुआ है कि हर 40 सेकंड के बाद एक शख्स जान दे रहा है। कोविड में पिछले 2 सालों के अंदर दुनिया भर में जो खुदकुशियों में इजाफा हुआ है, हर 40 सेकंड के बाद एक नौजवान खुदकुशी कर रहा है। अब इसको मैं खाली पर्टिकुलर सिंध की बात करता हूं। आदाद शुमार के मुताबिक, सरकारी आदाद शुमार है, इसके मुताबिक सिंध में गुज़श्ता 5 सालों में 39.24% की तनासुब से 301 खवातीन ने खुदकुशी की है, जबकि मर्दों ने 462 मर्द हैं जिन्होंने खुदकुशी की है, और इनकी जो उम्र है वो 15 साल से 30 साल के दरमियान है। ये वो लोग होते हैं जो कौमों को ऊपर लेकर जाते हैं, जो तालीम स्किल्ड होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके ज़रिए कौमें आगे बढ़ती हैं। ये 15 साल से 30 साल की उम्र की ख़वातीन और नौजवान, मैं तो लड़के और लड़कियां कहूँगा, ये खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आपके पास मसाइल आते हैं, मैं आपकी NGO को देखता हूँ, बहुत सारी और NGOs भी हैं, सैलानी है, आलमगीर है, और बहुत सारे इदारे हैं, वो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं। आप नाश्ते भी करवा रहे हैं, खाने भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, शादियां भी करवा रहे हैं। जिन बुजुर्गान को मजबूरी के तहत घरों से निकाला जा रहा है, उनको अपने घरों में भी रख रहे हैं। ये सारी सूरत हाल कब तक? परेशान कुन सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं और इंतहा है। देखें, मैंने तो अभी कल आपके साथ एक प्रोग्राम में पहली दफ़ा अपील की है कि सपोर्ट करें हमें, भाई थक गए हैं। क्योंकि बात यह कि ये हमारा काम नहीं है। इतने अफसोस की बात है, जब हम उसके घर गए, जिस बच्चे ने अभी जो मैथ में फर्स्ट पोजीशन होल्डर था, मास्टर्स जिसने किया था, उसने खुदकुशी की एक शॉपिंग मॉल में, तो उसके रिश्तेदारों ने मुझसे पता है क्या बोला, इतना काबिल बच्चा था, फलाई इदारे इसको 2 लाख रुपए की नौकरी नहीं दे सकते थे। अब मैं उस गमज़दा ख़ानदान को ये कैसे बताऊं कि ना मैं वज़ीर आला हूँ, ना मैं गवर्नर हूं, ना मैंने तुमसे वोट लिया है, ना तुम मुझे टैक्स देते हो, कि भाई मैं तो इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे घर पहुंचा हूं, तुम्हारे साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो एक आम फलाई आदमी हूं जिसको लोग अमानत दे रहे हैं, तुम तक पहुंचा रहा हूं। अगर कोई हुक्मरान उनके घर चला जाता, अगर कोई मिनिस्टर दोनों जगह पे अगर कोई जाएगा तो सुनेगा ना, कि दर्द तो सुने। देखें, बात यह है कि ओनरशिप का भी मामला है ना, वो कहते हैं ज़ुहैर आबदी से मेरा क्या ताल्लुक, इन्होंने हमें थोड़ी वोट दिया था। दर्द ही नहीं है, आपको कोई स्टेटमेंट नहीं। देखें, समझे, मैं आपको भी एक मिसाल दिखाता हूं। किसी हुकूमत का कोई स्टेटमेंट नहीं, सईद गनी साहब का, नासिर हुसैन शाह साहब का, मुराद अली शाह साहब का, मुर्तजा वहाब साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ना ही वफाक के किसी वजीर का, किसी MNA का, किसी का आया। ना ही सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी कराची की PTI, उसका किसी MNA MPA का आया। ना ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आया। किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उनका रूटीन का मामला है, डिप्रेशन था, पागल था, कूद गया, जान दे दी। एक आदमी था जिसका मेरे इल्म में आया, जो उनके घर गया, लेकिन उनकी फैमिली ने मिलने से इनकार कर दिया। वो थे मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर निहाल हाशमी। वो वहाँ पहुंचे थे रात में, लेकिन उनकी फैमिली ने बोला हम नहीं मिलना चाहते। अब उनके अपने डिप्रेशन थे। देखें, बात ये प्रॉब्लम, एक शख्स, एक ऐसा लड़का जिसकी माँ बेवा होने के बाद उस बच्चे को पढ़ाए लिखाए, खुद नौकरी करे और बच्चे को काबिल तरीन इंसान बनाए मुल्क का, और उसके बाद वो बच्चा इंटरव्यू देने जाए किसी शॉपिंग सेंटर में, वहाँ कह दिया जाए नहीं, कराची वालों के लिए नौकरी नहीं है। वफाकी वजीर अली जैदी साहब के महकमे में इश्तिहार छपा, सारे अखबारात में आया, और उसमें लिखा था KPT के अंदर जॉब्स है, लेकिन एक जॉब भी कराची वाले के लिए नहीं है। और ये इश्तिहार चलता रहा, लोग पागल होते रहे, और उन्होंने कहा भाई इसी तरह है। अली जैदी साहब ने उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, और ये नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। आप एक बात समझें, जिन्ना टर्मिनल कहाँ है कराची में? पोर्ट कहाँ है जहाँ जहाज आगे खड़े होते हैं? कराची में। कस्टम का ऑफिस कहाँ है? कराची में। FBR का ऑफिस कहाँ है? इन सबके इश्तिहारात आते हैं, आप देखिए, और आप उसके बाद मुझे बताइएगा। देखें, इश्तिहार आ रहे हैं, आप मुझे खाली इतना बता दें कि कराची में पैदा होने वाला, चाहे उर्दू स्पीकिंग हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, महाजिर, जिसके डोमिसाइल पे लफ्ज़ कराची लिखा है, कितने लोग अपॉइंट हुए? एक भी नहीं। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, दिल आज़ारी हो रही होगी बहुत सारी सियासी जमातों की, लेकिन जो गुफ्तगू हो रही है सिर्फ फैक्ट्स की बुनियाद पर है। इसमें कहीं कोई ऐसा एंगल नहीं है, लेकिन ऐसा बज़ाहिर लग रहा है, फैक्ट्स बता रहे हैं कि कराची के लोगों को, कराची में पैदा होने वालों को, कराची में पढ़ने वालों को, कारोबार करने वालों को आहिस्ता आहिस्ता एक साइड पर किया जा रहा है। आई डोंट नो कि इसके पीछे जो दानिस्ता पॉलिसी है या ये हादसाती तौर पर हो रहा है। सियासत होती है, सियासत के अंदर वोटर्स को कायल करना, अगर मुखालिफ वोटर हैं उनको ये एहसास दिलाना कि तुमने हमें वोट नहीं दिया था इसलिए तुम्हें हम ये नहीं करेंगे, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। अच्छा जफर साहब, सियासी जमातों का खामोश रहना इस महंगाई पर, और कोई भी सियासी जमात उस तरह से अब नहीं आ रही, अब सब लोग ये कह रहे हैं
महंगाई तो होगी, महंगाई तो होगी, और आपके ऊपर बर्डन, आप जैसे इदारों के ऊपर बर्डन हो रहा है, आप नाश्ता भी करवा रहे हैं तो खाना भी खिलवा रहे हैं। पहले तो अस्पतालों के बाहर था, अब अस्पतालों के बाहर जाहिर है मरीज और उनकी फैमिलीज को खिलाना तो चले समझ आती, अब तो आम शहरी जो है वो आ रहा है। अब फैसल भाई सीधी सीधी बात है, आप मुझे इतना बताएं कि अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी ढूंढने घर से निकलें और माँ बाप उम्मीद से बैठे हुए बेटा सब जमा पूंजी तुम पे लगा चुके हैं और किराया मकान का 7 महीने का चढ़ा हुआ है, मालिक मकान के हमने पाँव पकड़ लिए थे अगले महीने दे देंगे, और आप नौकरी ढूंढने निकलें सुबह और एक भी इंटरव्यू कॉल ना और शाम को जब घर जा रहे हों तो आप क्या करेंगे? खाली हाथ तो जा ही रहे हैं। 3 वक्त की सिर्फ रोटी, अगर 5 आदमी भी घर में है, एक बहन, माँ बाप और बीवी, तो भाई कम से कम 150 रुपए की रोटी है एक वक्त की, खाली रोटी, तो 3 टाइम की रोटी 450 रुपए की। तो हम कह रहे हैं कम से कम रोटी ले जाओ ताकि किसी इंतहाई कदम की जानिब ना बढ़ो। आज हमने चौरंगियों में तंदूर लगा दिए हैं, आप सोराबगुट चौरंगी देख लें, आप जौहर चौरंगी देख लें, आप नाजमाबाद में देख लें, आप जहां देखेंगे तंदूर चूल्हे। क्यों? अभी एक इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग खाली, मुफ्त, अभी एक इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग खाली हुई बहुत बड़े करीमाबाद पे। जफर भाई मैं न्यूज ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक यहीं से शुरू करूंगा, और एक और अजाब आ रहा है, कोरोना का चौथा वेरिएंट, इसने बड़ी तबाही मचानी है। दिसंबर, न्यू ईयर, क्रिसमस, सारी दुनिया में सूरत हाल क्या बनेगी? मेरे साथ अमेरिका से डॉक्टर साद जहीर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं महंगाई, जो अब आम सी बात हो गई है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी नहीं है। लोग अपने तौर पर तय कर चुके हैं कि महंगाई होगी और हमें ज़्यादा कीमत अदा करनी है, पेट्रोल की, गैस की, बिजली की, खाने पीने की अशिया की। अब इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। हुकूमती तर्जुमान, वुज़रा, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध, ये सब लोग मामूल की बातें कर रहे हैं, कोई एक्शन टाइप की चीज़ नहीं है। खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है, तंदूर लगाए जा रहे हैं, मुफ्त खाने मिल रहे हैं, रोज़गार के मौके हो रहे हैं और खुदकुशियाँ अपने अरूज पर जा रही हैं। डेटा बड़ा खतरनाक किस्म का है। मैंने आपको जफराबाद साहब की गुफ्तगू सुनाई, उनसे बात भी करूंगा, लेकिन डॉक्टर फरूख सलीम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो मंजरनामा है, हम पाकिस्तानी ये सोच चुके हैं कि महंगाई तो होगी, नो प्रॉब्लम, जॉब नहीं मिलेगी, कोई मसला नहीं है, कारोबार के मामला भी इसी तरह रहेंगे। मैंने सवाल रखा था प्रोग्राम के शुरू में कि पाकिस्तान के 3 सूबे और वफाक के अंदर महंगाई का डिप्रेशन के हवाले से सूरत हाल डिफरेंट है। सिंध में बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे बसें नहीं चलती, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रेनें नहीं है, यहाँ कीचड़ है, गंदगी है, सड़कें खराब है, रोजगार नहीं है, बहुत गवर्नेंस, करप्शन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे डिप्रेशन के मसाइल और ये बहुत डिफरेंट है। आप क्या देख रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान की पिक्चर महंगाई के हवाले से, खुदकुशियों के हवाले से? देखिए, औसतन पाकिस्तानी की जो माहाना आमदन है वो तकरीबन 16,000 रुपया है। सालाना बुनियाद पे कोई 2 लाख रुपए की औसतन आमदन बनती है। अब अगर 16,000 रुपए का बजट है और आप बाजार से कुकिंग ऑयल लेने जाते हैं तो आपको 380 रुपए फी लीटर मिलता है। अगर आप आटा खरीदने जाते हैं तो 70-75 रुपए फी किलो मिलता है। अगर चीनी खरीदने जाते हैं तो 120-125 रुपए फी किलो मिलती है। फिर आप पेट्रोल पंप में जाएंगे, अपने 20 रुपए का लीटर पेट्रोल का डलवाएंगे तो मिल समय से बाहर हो जाता है कि 16,000 रुपए आमदन के अंदर ये सब चीजें जो हैं इनका बजट किस तरह बनाया जाएगा। चाहे वो 3 सूबे जो आपने जिक्र किया है या कराची हो, सारा पाकिस्तान में तकरीबन जो आमदन का हिसाब किताब है और जो कीमतों का हिसाब किताब है वो लगभग ही बनता है। तो 16,000 रुपए में बजट नहीं बन पाता। अब जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले बताते हैं कि हर इंसान को ताकतवर और तवाना रहने के लिए 2100 कैलोरी रोजाना की इस्तेमाल करनी पड़े। अगर 16,000 रुपए की आमदन हो तो 2100 कैलोरी खरीदने के लिए बजट नहीं बन पाता। तो सीरियसली अगर मुझसे पूछे तो मेरे ज़हन में समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं, आम पाकिस्तानी जो हैं, वो अपना बजट बना रहे हैं एंड हाउ आर दे मेकिंग देयर 2 ends मीट। गुजारा कैसा हो रहा है उनका। अच्छा, आपने तो 16,000 समथिंग का बताया। कुछ दिनों पहले जफराबाद साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बताया था 50,000 रुपए अगर किसी की सैलरी है तो वो अपना बजट नहीं बना सकते। वो किस तरह बनाया था आपने? देखिए, 50,000 रुपए का बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब किताब है।
20 से 25 हज़ार रुपये अगर उसे फ्लैट का रेंट है 2 से 3 कमरों के, और उसके बाद यूटिलिटी बिल्स हैं उसके 7 से 8 हज़ार रुपये के, तो ये 35 हज़ार रुपये आपने हटा दिए। उसके बाद वो जहाँ कहीं नौकरी करता है, जो उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलता था कल तक 100 रुपये का, अब डल रहा है 200 रुपये का। 200 रुपये के पेट्रोल का मतलब है कि कम से कम भी महीने का 6 हज़ार रुपये का पेट्रोल है। 35 हज़ार पहले आप हटा चुके, 6 हज़ार ये हो गए, अब आपके पास टोटल बचे 9 हज़ार रुपये। अब आप ये बता दें, जिस जगह आप नौकरी करते हैं वहाँ दिन में आप खाना खाएंगे? किसी ठेले से भी आप जाके दाल रोटी खाएंगे तो 100 रुपये का तो मिलेगा, तो 3 हज़ार रुपये ये साइड पे कर दें। अब आपके पास टोटल बचे 6 हज़ार। अब 6 हज़ार रुपये के अंदर जहां 850 रुपये का 10 किलो का आटे का थैला हो गया है, जहां 50 रुपये वाली चीनी 150 रुपये की हो चुकी है, जहां पर 130 रुपये लीटर वाला तेल 400 रुपये से ऊपर जा चुका है, आप बताएं कि अगर खाली रोटी भी आप खाएंगे तो वो भी नहीं आ सकती। गोश्त मुर्गी की बात, खाली रोटी जिसके बाद ना दाल आप इस्तेमाल करेंगे, ना नमक, ना मसाला, ना इसके अंदर अभी रोटी पकने का गैस का बिल कोई बीमारी आ जाए पेरेंट्स की, बच्चों की, आप हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, अम्मी आप मर जाइए, हम आपका इलाज नहीं करा सकते। अब डॉक्टर साहब ये सुने, ये 50 हज़ार वाला पैकेज आपको बताया है जफर अब्बास साहब ने, अब हमें करना क्या चाहिए? लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे? बहुत तसल्ली से वफाक की हुकूमत, बहुत तसल्ली से सीधा हुकूमत चल रही है कि भाई ये तो सारी दुनिया में हुआ है ना महंगाई, हम क्या करें, ये तो बाहर से आया है, हम क्या करें? तो ये पाकिस्तान में जो महंगाई का सिक्का है, इसके दो रुख हैं। एक रुख तो इसका वो है कि जो चीजें हम पाकिस्तान के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और अगर आलमी मंडियों में उनकी कीमत बढ़ जाती है तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान में भी हमें उनकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। जैसे पेट्रोल और डीजल है, साल भर पहले 40 रुपए का बैरल बिक रहा था, अब वो 70-72 पे पहुंच गया है और पाकिस्तान तकरीबन 85% अपनी जरूरियात जो तेल की हैं वो बैरूनी मुल्कों से पूरी करता है, तो उसकी बढ़ाना पड़ेगा। जो उसी सिक्के का दूसरा रुख है वो है गंदम या चीनी के हवाले से। अब गंदम जो है उसकी सपोर्ट प्राइस हुकूमत पाकिस्तान खुद से फिक्स करती है, वो रुपयों में फिक्स की जाती है। हमारा किसान जो है उसको उजरत जो है वो रुपयों में मिलती है। तो मामला ये है कि उनकी कीमतों में 100% इजाफा क्यों हो गया? उनका डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं, उनका IMF से यकीन कीजिए कोई ताल्लुक नहीं। चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, वो पाकिस्तान में उगती है। हुकूमत पाकिस्तान खुद से गन्ने की कीमत सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है। जो उस गन्ने की चीनी वाले पाकिस्तान के अंदर ही है, उनको रुपयों में वो उजरत देते हैं अपने मजदूरों को, उनके सारे अखराजात जो है वो रुपयों में होते हैं। तो इन चीजों की कीमत अगर 3 सालों में 100% बढ़ गई है तो उसका जवाबदेह जो है वो हुकूमत की मैनेजमेंट या हुकूमत की वो उनके ऊपर जाती हैं। जो बाहर से चीजें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उनकी ठीक बात है, आपने बहुत तरह समझाया। तो डॉक्टर साहब इसका हल क्या है, और अगर हम फोरकास्ट करें नेक्स्ट 6 मंथ तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हुकूमत की? देखिए, अगले 6 महीने का आपने जिक्र कर दिया। मुझे तो अगले 3 महीने जो हैं वो गुजरते बड़े मुश्किल नजर आते हैं। और वो इस हवाले से कि जिस किस्म के मुआहदे और जिस किस्म के वादे हम IMF के साथ कर चुके हैं, उनके नतीजे में जो एक तूफान, एक नया तूफान महंगाई का जो हमारा दरवाजे खटखटा रहा है, सामना आम पाकिस्तानी कैसे करेगा? देखिए, अभी एक वादे जो IMF से किया है उसमें कोई 350 अरब रुपए की जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उनको खत्म किया जा रहा है। अब जब टैक्स एग्जेम्पशन खत्म होती हैं तो वो कारोबार जिनके ऊपर ये टैक्स लागू हो जाएगा वो अपना सारा का सारा टैक्स जो है वो सार्फिन के ऊपर मुंतकिल कर देंगे इन टर्म्स ऑफ हायर प्राइसेस, यानी कि कीमतें वो बढ़ जाएंगी। कोई 200-250 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस जो हैं वो लागू हो रहे हैं बिजनेसेस के ऊपर। फिर हमारे मुशीर खजाना साहब ने हमें बताया कि 4 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफा लगेगा। अब हम साल के कोई 20 बिलियन लीटर इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि महीने की बुनियाद के ऊपर 80 अरब रुपया तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल की मद में के ऊपर आएगा। और वो अगले महीने जो है वो 160 अरब हो जाएगा, उससे अगले महीने जो है वो 240 अरब हो जाएगा और बढ़ता जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है या उसके हर चीज की टैक्स में इजाफा किया जाता है तो तसल्ली वाली कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मतलब टेंशन ही टेंशन है। आने वाले माह के अंदर भी मुसीबतें, टेंशनें हैं, लोग अपने आप को तैयार रखें मजीद महंगाई के तूफान का सामना करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक और मामला है, मैं जफर साहब से भी बात करूँगा। मामला परेशान कुन, और वो मामला ये है कि एक और वेरिएंट दुनिया के अंदर जन्म ले चुका है, ओमिक्रॉन, और वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, यूरोप को अपनी लपेट में ले रहा है, बड़ी पाबंदियां लग गई हैं, अमेरिका को अपनी लपेट में ले रहा है।
दिसंबर का पहला वीक है, अभी क्रिसमस की छुट्टियां होंगी, न्यू ईयर की छुट्टियां होंगी, दुनिया भर के अंदर ज़ाहिर है 2 साल से सेलिब्रेशंस नहीं हुई, बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, एयरलाइंस चल रही हैं, होटल काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर वो हमारी साइड पर आ जाएगा, पाकिस्तान की साइड पर आ जाएगा, तो हम संभलेंगे कैसे, संभालेंगे कैसे, जहां खुदकुशियां ऑलरेडी हो रही हैं, जब महंगाई इतने उरूज पर है, होगा क्या। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर साद जहीर साहब मौजूद हैं अमेरिका से, होमलैंड सिक्योरिटी के इस अमूर के एडवाइज़र हैं, बहुत अहम मालूमात हमेशा प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फैसल क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। अब परेशानी ये है कि हम तो बहुत घिरे हुए हैं। अभी आपने डॉक्टर फारूक की गुफ्तगू सुनी कि हम एक नए महंगाई के तूफान में जंप लगाने वाले हैं, हमारे हुक्मरानों ने साइन वाइन कर दी हैं, एक नई महंगाई का वो है, दूसरी तरफ हमारी खुदकुशियाँ हो रही हैं, तीसरी तरफ हमारी मामला ये है कि कोविड की नई लहर आ रही है। अब लोग डरे हुए हैं, अब होगा क्या, क्योंकि दोबारा से SOPs वाली कहानियां चलना शुरू हो गई हैं। अगर कारोबार बंद हो जाते हैं, सारी चीजें बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो सूरत हाल क्या होगी। आप वहां अमेरिका में बैठे क्या देख रहे हैं, यूरोप में क्या होने वाला है, अमेरिका में क्या होने वाला है, और आपको क्या नजर आता है पाकिस्तान में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो फैसल साहब, जो इस वक्त सिचुएशन देखी जा रही है अमेरिका और यूरोप में, वो काफ़ी तशवीशनाक है। उसमें डेथ्स में इजाफा हो रहा है, लेकिन वो कोविड डेल्टा वेरिएंट की वजह से है। ओमिक्रॉन की वजह से जो नया वेरिएंट आया है, अभी तक डेथ्स की इतलात नहीं है। अच्छा। कि अमवात की शरह काफ़ी कम है, बल्कि जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। उनमें बताया गया है कि अभी तक जितनी अमवात हुई हैं वो डेल्टा के वेरिएंट के थ्रू हैं, और ओमिक्रॉन ने जो इन्फेक्शन कॉज की है, उन इन्फेक्शंस की अब जो 40 मुल्कों का डेटा आया है, उसमें ओमिक्रॉन जो है उसकी सिम्टम्स बड़े माइल्ड हैं, और कोई इतनी तशवीशनाक अभी सिचुएशन नहीं आए। बट वी हैव टू बी मेकिंग श्योर कि हम बड़ी अर्ली स्टेजेस में हैं। अभी हमारे पास 2-3 हफ्ते का डेटा नहीं आया, तो जो अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपको नजर आता है ये जो दिसंबर की एक्टिविटी है सारी दुनिया के अंदर, डायरेक्ट क्रिसमस न्यू ईयर, इसकी एक्टिविटीज़ में लोग SOPs का ख्याल रख पाएंगे, रखेंगे? अमेरिका के अंदर तो बहुत रिजिड किस्म की भी सोसाइटी है जो वैक्सीन के बिलीवर्स नहीं है, नहीं लगाई है, तकरीबन 40% अमेरिकन ने, और वो बिलीवर नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप के माइंडसेट के लोग हैं। तो जब ये सेलिब्रेशंस होंगी तो अमेरिका में क्या हशर होगा? इसी तरह का सिनेरियो यूरोप में भी बहुत सारे ममालिक के अंदर है, वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है। तो वैक्सीनेशन के ना होने से और ये SOPs के ना फॉलो करने से, तो डेल्टा वेरिएंट हो या ओमिक्रॉन हो, क्या नताइज आपको नजर आएंगे फरवरी मार्च को अगर आप फोरकास्ट करें तो उसके बारे में CDC WHO की काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं, और बाइडन इंतजामिया को भी इस बारे में बताया जा चुका है कि इसके बड़े ख़तरनाक रिजल्ट हो सकते हैं। इस वक्त देखा गया है कि ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी, जो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने का रेट है, वो 2.5 गुना ज़्यादा है, जो काफ़ी तशवीश की बात है कि 2.5 गुना तक आपको इन्फेक्टिव हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डेल्टा। दूसरी जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि वैक्सीनेटेड लोग जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी हैं, उन पर इस वेरिएंट ने हमला किया है और वो इन्फेक्ट हुए हैं। तीसरी बात, जो आप कांग्रेगेशन की बात कह रहे हैं, जिस तरह क्रिसमस की पार्टीज़ हैं, और एक सर्टन तबका है अमेरिका या यूरोप में जो वैक्सीन को बिलीव नहीं करता, उनमें अभी तक वैक्सीन लगाने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि डायल रुक गया है, डायल इज़ नॉट मूविंग, और उसकी वजह ही यही है कि वो लोग वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे। इसी तरह जो इलीगल हैं अमेरिका में, वो भी वैक्सीन नहीं लगा रहे, और चूंकि अभी बच्चों से आ रही है, तो बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो वो लाते हैं पेरेंट्स को, यूजुअली कोई ना कोई अंडरलाइन कंडीशंस होती हैं, डायबिटीज़ और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस, उनकी वजह से उनको लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और चूंकि वैक्सीन नहीं लगाई हुई, तो ओमिक्रॉन की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। इस वक्त अमेरिका में 8,10,000 के करीब अमवात हैं। अच्छा। और हॉस्पिटल काफ़ी भरे हुए हैं कोविड के पेशेंट से। यूरोप में हालात बहुत ज़्यादा तशवीशनाक और ख़राब हैं, जबकि पाकिस्तान, इंडिया में भी ट्रैवल सफरी पाबंदियों के ख़त्म होने की वजह से ये जा सकती हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो सिर्फ साउथ अफ्रीका या 8 ममालिक नहीं है, इस वक्त दुनिया के काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में ये फैल चुकी है। अमेरिका की तकरीबन 17 से ज़्यादा स्टेट्स में ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, और अगर 8 या 9 मुल्कों पर पाबंदी लगाई जाए
तो उसका मतलब ये नहीं है कि ओमिक्रॉन की जो लहर है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सिंपल से एक छोटा सा सवाल, वो ये कि पाकिस्तान में क्या करना चाहिए? ये जो ओमिक्रॉन वाला मामला है या डेल्टा वेरिएंट है, आपके ख्याल में हुकूमत की स्ट्रैटेजी ठीक है? और एक बात चल रही है कि जो है वो बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत है, तो लिया जाए पाकिस्तानियों को? जी बिल्कुल, बूस्टर डोज जो है इस वक्त तक वो ही इसके खिलाफ सबसे बड़ी प्रिवेंशन है। बूस्टर डोज अगर ली जाए तो आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करती है। जहाँ तक गवर्नमेंट के रूल्स हैं, SOPs पे, उन पे पाकिस्तान में फिर लापरवाही बरती जा रही है और गवर्नमेंट को उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो मैस कॉन्ग्रीगेशन सेटिंग है या किसी किस्म की पब्लिक जहाँ मुजाहरे हो रहे हैं या कोई ऐसी जगह, उनको, और अगर आप कॉन्टेक्ट ट्रेस कर सकें, आपको पता लगे कि कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उसके साथ घर वाले कितने रह रहे हैं, उस पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो बुनियादी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद ज़हीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिरी क्लोजिंग जफर साहब चाहता हूँ कि आप दीजिए कि अगर दोबारा से एक वेरिएंट आ जाता है तो आपके लिए मुश्किलात? मेरे लिए नहीं, हर पाकिस्तानी के लिए मुश्किल होगी। आप जब आप असल में मसाइल हल कर रहे होते ना लोगों के, नहीं, आप स्ट्रेटेजी, हुकूमत इतना प्लान नहीं कर रही होती जितना आप प्लान कर रहे होते। मैं तो देख रहा हूँ कि मौत ही मौत नजर आ रही क्यों जब आप किसी को बोलेंगे कि आप अपना काम बंद कर दें, दिहाड़ी बंद कर दें, कल से ऑफिस दफ्तर नहीं जाएंगे और घर के अंदर बैठ जाइए, ना आप उनको मकान के किराए दे रहे होंगे, ना उनको बच्चों की फीसें दे रहे होंगे, ना आप उनको वैन के किराए दे रहे होंगे, ना माँ बाप की दवाई दे रहे होंगे, तो उसके खाना तक अब तो देखिए 2 साल पहले वाले लॉकडाउन और आज के राशन में 5-8 हज़ार रुपये का फर्क है गरीब के यहाँ, और आप बोले 1 रुपये भी नहीं देंगे, घर के अंदर बैठ जाओ खाली 3 महीने के लिए, तो वो झेलेगा कैसे? ये तो इनको सोचना है, हुकूमत को सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया जफरबाज साहब। हुकूमत है किस तरह से इन चैलेंजेस का मुकाबला होगा? कहा जा रहा है एक नया महंगाई का तूफ़ान हुकूमत ने दस्तखत कर दिया है, उसके ऊपर लोग किस तरह फेस करेंगे। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।